ये कहानी किसी संत की नहीं है। ये कहानी किसी राजा या योद्धा की भी नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसने वो सच कह दिया जो लोग सुनना नहीं चाहते थे। उसने कहा कि जो हम सच मानते हैं वो शायद बस आदत है, और जो हम भगवान कहते हैं वो शायद हमारी कमजोरी है। दुनिया ने उसे समझने की कोशिश नहीं की। दुनिया ने उसे एक नाम दे दिया, पागल। दोस्तों, उस आदमी का नाम था फ्रेडरिक नीत्शे। (1844) में जर्मनी के एक छोटे से कस्बे में नीत्शे का जन्म हुआ। जिस घर में उसका जन्म हुआ वह पूरी तरह धार्मिक था। उसके पिता कार्ल लुडविग नीत्शे चर्च के पादरी थे। घर का माहौल अनुशासन, प्रार्थना और ईश्वर में विश्वास से भरा हुआ था। उसकी माँ फ्रांसिस्का नीत्शे एक शांत और धार्मिक महिला थी जो परिवार को संभाल कर रखने वाली थी। नीत्शे का बचपन सामान्य नहीं रहा। वह सिर्फ 5 साल का था जब उसके पिता की बीमारी के बाद मृत्यु हो गई। इतनी छोटी उम्र में पिता को खो देना उसके जीवन की पहली बड़ी घटना थी। उस समय वह यह समझने की उम्र में नहीं था कि मौत क्या होती है, लेकिन उसने यह जरूर महसूस किया कि प्रार्थनाएं हमेशा काम नहीं करती। पिता की मृत्यु के बाद नीत्शे अपनी माँ और बहन के साथ रहने लगा। घर में धर्म बना रहा, लेकिन पिता की गैर मौजूदगी ने उसके भीतर एक खालीपन छोड़ दिया। यहीं से उसके मन में एक सवाल पैदा होने लगा। वह सीधे ईश्वर को नकार नहीं रहा था, लेकिन वह यह समझने की कोशिश कर रहा था कि अगर ईश्वर सब कुछ तय करता है तो यह सब क्यों हुआ। बचपन में मिले इसी अनुभव ने उसके सोचने के तरीके को बदलना शुरू कर दिया। यही वह दौर था जहां से नीत्शे के जीवन में दर्द और सवाल साथ साथ चलने लगे, और यही सवाल आगे चलकर उसकी पूरी सोच की नींव बने। बचपन से ही नीत्शे बाकी बच्चों से अलग था। वह खेल कूद में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेता था। उसका ज्यादा समय किताबों और लिखने पढ़ने में बीतता था। कम उम्र में ही वह कविताएं लिखने लगा था और संगीत में भी उसकी गहरी रुचि थी। उसने पियानो बजाना बहुत जल्दी सीख लिया था। पढ़ाई में उसकी पकड़ असाधारण थी। स्कूल के दिनों से ही वह ग्रीक और लैटिन भाषाओं को समझने लगा था, जिन्हें आमतौर पर लोग बहुत बाद में सीखते थे। उसके शिक्षक उसकी क्षमता से प्रभावित रहते थे। कई लोग उसे बॉर्न जीनियस कहने लगे। उन्हें लगने लगा था कि यह बच्चा सामान्य रास्ते पर नहीं चलेगा, लेकिन यह प्रतिभा उसे लोगों के और करीब नहीं लाई, बल्कि वह और अकेला होता चला गया। वह भीड़ का हिस्सा नहीं बन पाया। वह शुरू से ही अपने विचारों में डूबा रहने वाला बच्चा था। यही अकेलापन आगे चलकर उसकी सोच और लेखन का एक अहम हिस्सा बन गया। नीत्शे की पढ़ाई और लेखन ने बहुत कम उम्र में ही उसे विद्वानों की नजर में ला दिया। 1869 में जब उसकी उम्र सिर्फ 24 साल थी, उसे यूनिवर्सिटी ऑफ बेसेल में क्लासिकल फिलोलॉजी का प्रोफेसर नियुक्त कर दिया गया। यह नियुक्ति असामान्य थी। आमतौर पर इस पद तक पहुंचने पे लोगों को दशकों लग जाते थे। नीत्शे ने ना तो कोई लंबा एकेडमिक करियर पूरा किया और ना ही उसने कोई डॉक्टरेट पूरी की थी। फिर भी उसकी प्रतिभा को देखकर विश्वविद्यालय ने उस पर भरोसा किया। बाहर से देखने पर यह एक बड़ी सफलता थी, लेकिन सम्मान, स्थिर नौकरी और बौद्धिक सत्ता सब कुछ उसे बहुत जल्दी मिल गया था। लेकिन नीत्शे के भीतर कुछ और ही चल रहा था। क्लासरूम में पढ़ाते हुए उसने धीरे धीरे महसूस किया कि शिक्षा व्यवस्था सवाल पैदा करने के बजाय सोच को सीमित कर रही है। वह देख रहा था कि यूनिवर्सिटी ज्ञान की जगह परंपराओं की रक्षा कर रही है। छात्रों को सोचने से ज्यादा मानने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। नीत्शे को सबसे ज्यादा समस्या नैतिकता के उस ढांचे से थी जिसे सार्वभौमिक सत्य की तरह पढ़ाया जा रहा था। उसके अनुसार यह नैतिकता सच से ज्यादा सुविधा और नियंत्रण पर आधारित थी। यहीं से उसके मन में एक गहरी नाराजगी पैदा हुई। वह समझने लगा कि सत्ता चाहे धर्म की हो या शिक्षा की, वह अक्सर अपने नियमों को सत्य का नाम दे रही थी।
निश्चय ने पद तो हासिल कर लिया था, लेकिन उसे यह भी साफ दिखने लगा कि यह पद उसे आजाद नहीं बनाता, बल्कि एक ढांचे में बांध देता है। यही अनुभव आगे चलकर उसकी पूरी दार्शनिक सोच की नींव बना। यहीं से उसने नैतिकता, सत्ता और समाज पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। उसे व्यवस्था की खोखली नैतिकता भी साफ दिख रही थी, और यहीं से निश्चय और सिस्टम के बीच असल दूरी पैदा हो गई। इस दौर तक आते आते निश्चय की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, अपने शरीर से हो चुकी थी। उसे तेज और लगातार होने वाला माइग्रेन होने लगा था। ऐसे सिरदर्द जो कई बार उसे घंटों तक अंधेरे कमरे में लेटने पर मजबूर कर देते थे। उसकी आंखों की हालत भी बिगड़ती जा रही थी। पढ़ना और लिखना उसके लिए दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। कई बार वह कुछ पंक्तियां लिखने के बाद पूरा दिन कुछ देख नहीं पाता था। नींद भी उसका साथ छोड़ चुकी थी। रातें जागते हुए बीतती थी, शरीर थका हुआ होता था, लेकिन दिमाग रुकता नहीं था। दर्द से निपटने के लिए वह पेन किलर्स पर निर्भर रहने लगा। उस समय उपलब्ध दवाएं आज की तरह सुरक्षित नहीं थी। उनका असर कुछ देर के लिए राहत देता था, लेकिन शरीर को और भी कमजोर कर देता था। धीरे धीरे उसका शरीर जवाब देने लगा। यूनिवर्सिटी का काम, नियमित पढ़ाना, सामाजिक जीवन, सब कुछ बोझ बनने लगा। लेकिन इसी हालत में एक अजीब बात हो रही थी। जितना शरीर टूट रहा था, उतना ही उसकी सोच तेज होती जा रही थी। दर्द ने उसे चुप नहीं कराया, दर्द ने उसे साफ बोलने पर मजबूर किया। वह यह समझने लगा कि इंसान को सबसे ज्यादा कमजोरियां ही सिखाती हैं, आराम नहीं, सफलता नहीं, बल्कि संघर्ष। यहीं से उसके विचारों में कठोर सच्चाई आने लगी। वह सहानुभूति से नहीं, ताकत के नजरिए से जिंदगी को देखने लगा। इसी अनुभव से उसके भीतर एक सोच पक्की हो गई थी कि अगर कोई चीज इंसान को पूरी तरह तोड़ नहीं पाती, तो वह उसे भीतर से और मजबूत कर देती है। बाद में यही अनुभव एक वाक्य में सामने आया। उसने कहा, "What doesn't kill me makes me stronger." यह कोई प्रेरणादायक नारा नहीं था, यह उस इंसान की जिंदगी का निचोड़ था जो रोज दर्द के साथ जी रहा था। और यहीं से निश्चय की सोच और ज्यादा तीखी और ज्यादा असहज होने लगी। इसी दौर में निश्चय की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसे अंदर से और ज्यादा अकेला बना दिया। 1870 के दशक की शुरुआत में निश्चय की मुलाकात लाओ सलोम से हुई। वह एक पढ़ी लिखी, स्वतंत्र सोच रखने वाली और तेज दिमाग की महिला थी। दर्शन, साहित्य और जीवन को देखने का उनका नजरिया निश्चय को गहराई से आकर्षित करता था। यह पहली बार था जब निश्चय को लगा कि कोई इंसान उसकी सोच को सच में समझ सकता है। निश्चय ने लाओ सलोम से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया। लाओ सलोम शादी नहीं करना चाहती थी। वह किसी रिश्ते में बंधने के बजाय अपनी आजादी को प्राथमिकता देती थी। यह अस्वीकार ने निश्चय को गहरा झटका दिया। यह सिर्फ प्रेम की असफलता नहीं थी, यह उस उम्मीद का टूटना था कि शायद वह अकेला नहीं है। इसके बाद निश्चय और ज्यादा भीतर की ओर सिमटता चला गया। उसने समाज से दूरी बढ़ा ली, दोस्त कम होते चले गए। उसका जीवन यात्राओं, बीमारी और एकांत में बढ़ गया। इस अनुभव ने उसकी सोच को और कठोर बना दिया। वह मानने लगा कि इंसान अंततः अकेला ही होता है, रिश्ते स्थायी सहारा नहीं होते। यहीं से उसके दर्शन में एक तरह की बेरुखी और कठोरता आने लगी। वह करुणा और सहानुभूति को कमजोरी की तरह देखने लगा। लाओ सलोम से जुड़ा यह अध्याय निश्चय की जिंदगी का एक निजी अनुभव था, लेकिन इसका असर उसकी पूरी सोच पर पड़ा और इसी के बाद वो पहले से कई ज्यादा अलग थलग पड़ गया। निश्चय ने अब पढ़ाना लगभग छोड़ दिया था। उसका ज्यादातर समय अकेले रहने, सोचने और लिखने में बीतने लगा। यही वो दौर था जब उसकी सबसे असरदार किताबें सामने आई।
सबसे पहले उसने 10 स्पोक जरथुस्त्र लिखी। यह किताब आम दार्शनिक भाषा में नहीं लिखी थी। यह किसी विश्वविद्यालय के लिए नहीं लिखी गई थी। यह सीधे इंसान से बातें करती थी। इसी किताब में उसने पहली बार साफ कहा कि पुराने ईश्वर केंद्रित विचार अब इंसान की जिंदगी को दिशा नहीं दे पा रहे हैं। यहीं से गॉड इज डेड जैसी सोच सामने आई। इसका मतलब ईश्वर का मरना नहीं था, बल्कि यह था कि लोग अपने पुराने धार्मिक मूल्यों पर ईमानदारी से विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद आई बियॉन्ड गुड एंड इविल। इस किताब में निश्चय ने सीधे नैतिकता पर हमला किया। उसने कहा कि जिसे हम अच्छाई और बुराई कहते हैं, वह अक्सर समाज और सत्ता द्वारा तय की गई होती है, सच द्वारा नहीं। वह यह दिखाना चाहता था कि नैतिकता कोई स्थायी चीज नहीं है। यह समय, ताकत और सुविधा के हिसाब से बदलती है। फिर उसने ऑन द जीनोलॉजी ऑफ मोरल्स लिखी। यह किताब एक तरह से उसकी सोच का विश्लेषण थी। इसमें उसने समझाया कि कैसे स्लेव मोरालिटी पैदा हुई, यानी ऐसी नैतिकता जो कमजोरी, डर और बदले की भावना से बनी है। निश्चय के अनुसार कमजोर लोग अपनी असमर्थता को नैतिकता का नाम दे देते हैं और ताकत को बुराई घोषित कर देते हैं। इन किताबों के साथ उसकी सबसे विवादित अवधारणाएं सामने आई, जैसे उबरमेन्स, गॉड इज डेड और स्लेव मोरालिटी। ये किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं थी, यह उस सोच के खिलाफ थी जिस पर समाज, धर्म और नैतिकता टिकी हुई थी। इसी वजह से निश्चय की सोच को समझाया कम गया और उसकी सोच से डराया ज्यादा गया। लेकिन यहीं से उसका नाम सिर्फ एक प्रोफेसर या लेखक का नहीं रहा। वह एक ऐसी आवाज बन गया जो लोगों को असहज करती थी, और यही असहजता उसकी किताबों की असली ताकत थी। अब तक निश्चय की जिंदगी में जो कुछ भी हुआ था, वह सिर्फ व्यक्तिगत घटनाएं नहीं थी। वे धीरे धीरे उसकी सोच का आधार बन रही थी। उसने बचपन में धार्मिक घर देखा था, पिता को पादरी के रूप में देखा था। फिर उसी घर में पिता की अचानक मौत भी देखी थी। उसने शिक्षा व्यवस्था को नजदीक से देखा, जहां नैतिकता सच की खोज नहीं बल्कि नियमों की सूची बन चुकी थी। उसने बीमारी, अकेलापन और रिश्तों की असफलता भी झेली थी, और हर बार उसे यही महसूस हुआ कि लोग जिन मूल्यों की बातें करते हैं, वे उन्हें खुद पूरी तरह नहीं जी रहे हैं। इन्हीं अनुभवों से निश्चय एक नतीजे पर पहुंचा। जब उसने कहा गॉड इज डेड, तो उसका मतलब यह नहीं था कि ईश्वर सचमुच मर गया है या वह किसी धर्म के खिलाफ घोषणा कर रहा है। उसका मतलब यह था कि समाज ने जिन धार्मिक मूल्यों को जिंदगी का आधार बताया था, उन्हें खुद समाज ही खो चुका है। लोग ईश्वर का नाम तो लेते थे, लेकिन जिंदगी डर, सुविधा और झूठ के सहारे जी रहे थे। नैतिकता आस्था से नहीं, फायदे से तय हो रही थी। निश्चय ने यह देखा। उसने इसे साफ शब्दों में कहा। उसने यह नहीं कहा कि इंसान को कुछ मानना नहीं चाहिए। उसने यह कहा कि इंसान को झूठे विश्वासों पर जीना बंद करना चाहिए। इस तरह गॉड इज डेड कोई नारा नहीं था, यह निश्चय की पूरी जिंदगी का निष्कर्ष था। यहीं पर उसकी जीवनी और उसका दर्शन एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, और यहीं से निश्चय सिर्फ एक लेखक नहीं रहता, बल्कि एक ऐसा विचारक बन जाता है जो समाज को आईना दिखाने की कोशिश करता है। इस दौर तक आते आते निश्चय लगभग पूरी तरह अकेला हो चुका था। उसने न सिर्फ लोगों से दूरी बना ली थी, बल्कि समाज से भी खुद को अलग कर लिया था। वह शहरों में ज्यादा समय नहीं टिक पाता था। शोर, भीड़ और बातचीत उसे थका देती थी। इसीलिए वह अक्सर पहाड़ी इलाकों और शांत जगहों में रहने लगा, जहां वह अकेले सोच सके। यह अकेलापन कोई मजबूरी नहीं था, यह उसका चुना हुआ रास्ता था। निश्चय को लगता था कि समाज इंसान को खुद जैसा बनने ही नहीं देता। वह हर व्यक्ति को एक ही ढांचे में डालना चाहता है, और जो अलग सोचता है उसे या तो चुप करा देता है या अजीब घोषित कर देता है।
इसी अलगाव के दौरान उसके भीतर एक नई आवाज बननी शुरू हुई, एक ऐसा नजरिया जो सीधे समाज से बात कर सके। 1889 का साल था। जगह थी इटली का शहर ट्यूरिन। इस समय तक निश्चय पूरी तरह अकेला जीवन जी रहा था। वो पहले ही विश्वविद्यालय छोड़ चुका था। दोस्त बहुत कम रह गए थे और ज्यादातर समय वो अकेले रहता, सोचता और लिखता था। इसी दौरान एक दिन सड़क पर उसने एक घोड़े को बेरहमी से पीटते हुए देखा। यह कोई असामान्य दृश्य नहीं था, लेकिन निश्चय के लिए यह क्षण निर्णायक साबित हुआ। उसने घोड़े को गले लगा लिया और वहीं टूट गया। यह सिर्फ भावुक प्रतिक्रिया नहीं थी, यह एक मानसिक टूटन थी जिसके संकेत पहले से मौजूद थे। लगातार बीमारी, अकेलापन, नींद की कमी और अत्यधिक मानसिक दबाव। उस घटना के बाद निश्चय का मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। वह ठीक से बात भी नहीं कर पाता था। उसकी लिखने की क्षमता भी धीरे धीरे खत्म हो गई थी। कुछ समय बाद उसकी देखभाल दूसरों के हाथ में चली गई। वह जिंदा तो था, लेकिन वही निश्चय नहीं रहा जो कभी सवाल पूछता था, लिखता था और समाज को चुनौती देता था। इसके बाद के साल उसने लगभग पूरी चुप्पी में बिताए। ना कोई किताब, ना कोई नई सोच, ना कोई सार्वजनिक जीवन। जिस व्यक्ति ने जिंदगी भर दुनिया के दर्द, पाखंड और झूठ को समझने की कोशिश की थी, वह खुद उस बोझ को और सहन नहीं कर पाया। 1889 के बाद निश्चय का दर्शन आगे बढ़ता रहा, लेकिन निश्चय खुद उस यात्रा का हिस्सा नहीं रहा। यहीं पर उसकी जिंदगी की सक्रिय कहानी खत्म होती है और यहीं से उसके विचारों की दूसरी कई जटिल कहानी शुरू होती है। 1900 का साल आया। इसी साल निश्चय की मृत्यु हो गई। उस समय तक वह कई सालों से मानसिक रूप से अस्वस्थ था। जीते जी उसे न प्रसिद्धि मिली, न पैसा और न ही कोई बड़ा अनुयायी वर्ग। उसकी किताबें बहुत कम बिकती थी। कई लोगों ने उन्हें नजरअंदाज किया और कई ने उन्हें खतरनाक कहकर खारिज कर दिया। उसकी जिंदगी अकेलेपन, बीमारी और चुप्पी में बीत गई। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। लोगों ने उसकी किताबें फिर से पढ़नी शुरू की। वे सवाल जिन्हें लोग पहले समझा नहीं पाए थे, अब ज्यादा साफ लगने लगे थे। विडंबना यह थी कि जिन बातों के लिए उसे जिंदगी भर नकारा गया, उन्हीं बातों पर अब चर्चा होने लगी थी। उसकी सोच उस समय समझ में आई जब वह खुद उसे सुनने या देखने की हालत में नहीं था। निश्चय चला गया, लेकिन उसकी आवाज उसके शब्दों में जिंदा रह गई और यहीं से एक इंसान की कहानी खत्म होती है, लेकिन एक विचार की असली कहानी शुरू होती है। दोस्तों, निश्चय की जिंदगी को अगर पीछे से देखा जाए तो एक बात साफ दिखाई देती है। उसका दर्शन किताबों में पैदा नहीं हुआ था, वह उसकी जिंदगी से निकला था। बचपन का नुकसान, बीमारी, अकेलापन, सिस्टम से टकराव और समाज से दूरी, इन सब ने मिलकर उसकी सोच को आकार दिया था। निश्चय का असली संदेश यह नहीं था कि हर नियम को तोड़ा जाए। उसका कहना था कि पहले इतना मजबूत बनो कि तुम नियमों को समझा सको और समझ सको, और जब समझ आ जाए कि कौन सा नियम तुम्हें आगे बढ़ा रहा है और कौन सा तुम्हें रोक रहा है, तब अपने लिए खुद रास्ता चुनो। उसके लिए ताकत दूसरों पर राज करने का नाम नहीं थी। ताकत का मतलब था अपने डर, अपनी आदतों और भीड़ की सोच से ऊपर उठ पाना। यहीं पर निश्चय की जीवनी और उसका दर्शन एक ही बात कहने लगते हैं। अब सवाल यह नहीं रह जाता कि निश्चय सही था या गलत, या वह पागल था या भविष्य को देखने वाला इंसान था। असल सवाल हम पर आकर रुकता है। क्या हम अपनी जिंदगी खुद जी रहे हैं, या बस वही कर रहे हैं जो भीड़ कहती है या भीड़ करती है? यही सवाल छोड़कर निश्चय चला गया। अब जवाब हम पर है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको असहज कर गई तो शायद यही दर्शन का काम था। अगर आपको ऐसी ही इतिहास और दर्शन से जुड़ी कहानियां पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
हम फिर मिलेंगे नई और रोमांचक वीडियो लेकर। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।